अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने के लिए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक निरंतर परिवर्तनशील विषय है। जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में यह टिप्पणी कर रहा हूं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य विषय, ज्ञान की अन्य शाखाएं स्टैटिक हैं, रुकी हुई हैं। परिवर्तन सभी ज्ञान की शाखाओं में होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपेक्षाकृत अधिक गतिशील है, क्योंकि इसमें नित्य नई नई घटनाएं, नई नई प्रवृत्तियां, नए नए विकास देखने को मिलते हैं और इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में, उसकी प्रकृति में, उसके क्षेत्र में दिनानुदिन एक लंबा अध्याय जुड़ता जा रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब हम गैर राज्यीय कारकों को की भूमिका पर विचार विमर्श करते हैं, तो हमारा ध्यान सबसे पहले नॉन स्टेट एक्टर्स नामक शब्द पर जाता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है। क्योंकि प्रायः यह मान्यता रही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य विषय राज्य व्यवस्था है। राज्य व्यवस्था के इर्द गिर्द ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति घूमती है। लेकिन जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागमों में परिवर्तन होता रहा, जैसे जैसे नए दृष्टिकोण विकसित होते रहे, जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई नई अवधारणाओं का विकास होने लगा, जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अपेक्षा व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ किया कि आखिर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, और उन एक्शन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविक प्रकृति को समझने समझाने का प्रयास प्रारंभ हुआ। और यह प्रयास 20वीं शताब्दी में के मध्य से देखा जाता है, लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस प्रयास में काफ़ी तेजी आई। और इसीलिए एक संकल्पना जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य है, इस संकल्पना में क्रांतिकारी बदलाव आया। यह माना जाता रहा कि केंद्रीय भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों की है। प्रमुख कारक राष्ट्र राज्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्र राज्यों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन इत्यादि काम करते हैं, उनकी भूमिका होती है। लेकिन यह दृष्टिकोण यह माना जाता रहा कि राज्य ही मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नियामक है। इस धारणा का खंडन 1980 और 90 के दशक में प्रारंभ हुआ। जिस तरह यह माना जाता रहा कि शक्ति की केंद्रीय भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होती है और शक्ति की केंद्रीय भूमिका होती है, उसका केंद्र बिंदु राज्य होता है, अर्थात राज्य अपने शक्ति के संवर्धन और उसके विकास के लिए निरंतर संघर्षरत रहते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो यथार्थवादी उपागम है वह राज्यों की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य, जिसको आंग्ल अमेरिकन परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है, वह महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य के रूप में, एक महत्वपूर्ण उपागम के रूप में हमारे सामने आया।
और उसने यह माना कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य जो कारण था वह यह कारण था कि हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो निर्माण किया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वह नैतिक और विधिक आधारों पर खड़ा था। वह यथार्थवादी दृष्टिकोण से विकसित नहीं हुआ, वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थ को अपने संज्ञान में नहीं ले सका, और इसके कारण जो चुनौतियां विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न हुई, उन चुनौतियों का सामना करने में अक्षम रहा। इसके परिणाम स्वरूप एक नया दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदित होता है, और ईएचकार, हैंस मॉर्गेनथाउ जैसे लोगों ने, ईएचकार की जो प्रमुख पुस्तक है 20th ईयर्स क्राइसिस, हैंस मॉर्गेनथाउ ने पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में, आप सभी जानते हैं, ये पॉलिटिकल रियलिज्म का जो दृष्टिकोण विकसित किया, और इससे यह माना कि आदर्शवादी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता। अगर वास्तविक चरित्र समझना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, तो उसे यथार्थवादी चश्मे से देखना होगा, और यह माना कि राज्य जो हैं वह मौलिक इकाई हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। और यह भी माना कि राज्य एकमात्र तार्किक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या करने में सक्षम है, और एकमात्र ऐसे कारक हैं। और दूसरा कि राज्य शक्ति को प्राप्त करने की निरंतर चेष्टा में रहते हैं, और प्रायः वे अपने शक्ति के संवर्धन में जो प्रयास उनका रहता है, वो प्रयास रहता है कि सैनिक शक्ति कैसे विकसित हो। दूसरी बात कि लेकिन ये एजम्पशंस, ये मान्यताएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन तथ्यों की उपेक्षा कर रही थी जो दूसरे दृष्टिकोण के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कर रही थी। और दूसरा दृष्टिकोण था, ये प्लुरलिज्म का दृष्टिकोण था, वो बहुलवादी दृष्टिकोण था, जो यह मानता है, जैसे राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम यह मानते हैं कि राज्य की संप्रभुता का खंडन नहीं हो सकता। उसके प्रत्युत्तर में बहुलवाद अस्तित्व में आया, जो यह मानता है कि राज्य की संप्रभुता का खंडन हो सकता है। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यथार्थवाद के प्रत्युत्तर में एक नया दृष्टिकोण विकसित होता है, और वह दृष्टिकोण है बहुलवादी दृष्टिकोण है, जो राजनीतिक यथार्थवाद की मूल मान्यताओं का खंडन करते हुए यह मानता है कि सिर्फ राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण धुरी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के को नियंत्रित करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं। चूँकि यह माना जाता रहा कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वह भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और यह जो चुनौती यथार्थवादी दृष्टिकोण के सामने आई, वह चैलेंज था कि नॉन स्टेट एक्टर्स, खासकर जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस धीरे धीरे इमर्ज कर रहे थे पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड में, उन्होंने जो स्टेट सेंट्रिक या राज्य केंद्रित दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का था, उसको चुनौती प्रदान की और कहा, उसमें क्योहेन और जोसेफ नाई जैसे विद्वानों का यह तर्क था कि रियलिज्म जो है वह एक व्यापक सिद्धांत प्रदान नहीं करता, और क्योंकि जो मौलिक परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना में हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को
व्याख्यायित करने के लिए एक संकुचित आधार रियलिज्म प्रदान कर रहा है। इसलिए एक नए आधार की आवश्यकता है और उसके पीछे उनका तर्क था कि जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, इसके कारण जो वैश्विक राजनीति है वह केवल राज्यों के बीच में ही नहीं बल्कि पारस्परिक अंतर्निर्भरता के युग में प्रवेश कर रही है। और इस तरह जो राज्येतर संबंधों का जो विकास हो रहा है उसमें गैर राज्यीय कारकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्यों में जो बढ़ती हुई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अंतःक्रियाएं हुई, उसके फलस्वरूप गैर राज्यीय संगठनों का हम आविर्भाव देखते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे कारकों के बढ़ते प्रभाव के कारण ही राज्य केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की धारणा खंडित होती है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम किसे नॉन स्टेट एक्टर कहें, गैर राज्यीय कारक कौन से हैं। दरअसल प्रक्रिया के संदर्भ में देखें तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो स्टेट एक्टर्स से, राज्य जैसे कारक से भिन्न हैं। और वो इसलिए भिन्न है कि जहां राज्य के पास संप्रभुता होती है वहां इन कारकों के पास संप्रभुता नहीं होती है। ये निजी समुदाय होते हैं जो आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, दार्शनिक क्षेत्र में ये काम करते हैं। और इनके कई प्रकार हैं जिस पे हम चर्चा आगे करेंगे। तो कुल मिलाकर यह तर्क था कि 1970 और 80 के दशक में रियलिज्म को जब चैलेंज किया जाने लगा विद्वानों के द्वारा, और जिसमें मैंने उल्लेख किया कि कोहेन और जोसेफ नाई का, ये प्रतिनिधि विद्वान हैं जो यथार्थवाद के ठीक विपरीत एक नई मान्यता लेकर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चरित्र को यदि समझना है तो राज्यों से इतर जो अन्य कारक हैं उन कारकों को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका को भी समझना पड़ेगा। इसीलिए इन संगठनों के, गैर राज्यीय संगठनों के विस्तार के चलते ही कुछ विद्वानों का यह मानना है कि राज्य की महत्ता घट रही है तथा इन कारकों का प्रभाव बढ़ रहा है। इस जो फेनोमेना है, ये जो परिदृश्य है, इसका सदैक्स इंटरडिपेंडेंस जैसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का सिद्धांत है और इसीलिए एक विद्वान है केगली और विट कोल्फ जैसे विद्वान हैं 1995 में इस नॉन स्टेट एक्टर्स के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और वो टिप्पणी रेखांकित करने योग्य है। उनका यह मानना है कि एज द वर्ल्ड ग्रोन स्मॉलर द म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ नेशन स्टेट एंड अदर ट्रांसनेशनल पॉलिटिकल एक्टर्स ऑन वन अनदर हैज ग्रोन। अर्थात जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है और छोटी हो रही है वैसे वैसे नेशन स्टेट्स के साथ साथ अन्य जो ट्रांसनेशनल पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उन पर राज्य का तथा अन्य संगठनों की पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जा रही है। परंपरागत दृष्टिकोण से देखा जाए, मैंने चूँकि बात पहले इस बिंदु पर की थी कि नॉन स्टेट एक्टर्स को कितने तरह से बाहर बांटा जा सकता है। दरअसल नॉन स्टेट एक्टर्स को व्यापक रूप में देखा जाए तो उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला एक ग्लोबल और दूसरा जो रीजनल है, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, आईजीओज हैं, तथा दूसरा ट्रांसनेशनल इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे हम ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल स्टेट एक्टर्स कहते हैं
दो तरह के एक्टर्स हैं। पहले इस बात को समझना ज़्यादा जरूरी है कि किस तरह के एक्टर्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्रियाशील हैं। तो हम देखें कि व्यापक रूप से दो तरह के एक्टर्स हैं। पहला ग्लोबल एक्टर्स हैं जिनको स्टेट सेंट्रिक एक्टर्स हैं, स्टेट एक्टर्स कहते हैं। और वो स्टेट एक्टर्स जैसे उदाहरण के रूप में हम बताएं कि जैसे चीन है, भारत है, रूस है, जितने भी हमारे राज्य हैं, जो देश हैं, जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, वो स्टेट एक्टर्स के श्रेणी में आते हैं। दूसरा है नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसके बाद ट्रांसनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पहले वर्ग में जो हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और उनको जो इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं हम, वो वस्तुतः राज्य निर्मित हैं और उनका विवरण सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध है, लेकिन वो संगठन सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध होने के बाद भी उनमें चूंकि संप्रभुता का तत्व नहीं पाया जाता तो राज्यों के पारस्परिक सहमति के आधार पर इनका निर्माण होता है। तो इसलिए ये एक नॉन स्टेट एक्टर्स की श्रेणी में इनको मान्यता प्रदान की गई है। और दूसरे वर्ग में वो गैर राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय कारक हैं जिसका निर्माण कुछ लोगों के समूह के द्वारा होता है, जैसे व्यापारी वर्ग है और अन्य सामाजिक शक्तियों के द्वारा होता है। इस वर्ग का राज्यों से कोई विधिक संबंध नहीं होता है, इसलिए वास्तव में ये अंतर्राज्यीय संगठन है। और ये कई क्षेत्रों में इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स क्रियाशील हैं, जैसे ह्यूमन वेलफेयर के क्षेत्र में हम देखते हैं या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में देखते हैं। खासकर जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं तो यह दृष्टिकोण 1980 के बाद जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई कि डेवलपमेंट का क्या पैराडाइम हो और गुड गवर्नेंस जैसे अवधारणाएं सामने आई, अस्तित्व में आई, तो हुआ कि नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने में केवल राज्य ही नहीं बल्कि गैर राज्यीय जो संगठन है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो। और इसलिए दूसरा है कि जो कम्युनिटी के लिए जो संघर्ष करते हैं, जो कम्युनिटी के संघर्ष के लिए जो लोग वो करते हैं, संघर्ष करते हैं, वो वैसे भी स्टेट एक्टर्स हैं जो अपने, जैसे उदाहरण के रूप में माना लें कि बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे अरब वर्ल्ड में जो पैलेस्टाइन लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्या है कि एक ऐसा संगठन है जो उस पर राज्य के रूप में उसे भले मान्यता नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने कम्युनिटी के लिए, जो अरब लोगों का समुदाय है, उनके लिए संघर्ष कर रहा है। उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण मैं दे सकता हूं कि जैसे आप रोहिंग्या समुदाय के, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, अगर इनके वेलफेयर के लिए ये समुदाय अगर अपने किसी हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने अपनी मांगे रखता है और संघर्ष करता है, या अथवा राज्य के सामने अपना पक्ष रखता है, तो यह भी कम्युनिटी स्ट्रगल का एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जो रीजनल और ग्लोबल पीस के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करते हैं। दरअसल जब हम इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो मैंने पहले भी किया कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो संप्रभु राज्यों के स्वैच्छिक संगठन हैं और जिनका उद्देश्य उन क्षेत्रों में काम करना होता है जिसमें राज्य अकेले कार्य करने में सक्षम नहीं है। जैसे
इन्वायरमेंट के क्षेत्र में देखें कि ये समस्या राष्ट्रों की भी समस्या है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी हैं। लेकिन उसी तरह हेल्थ की समस्या देखें, जैसे कोविड-19 के संदर्भ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका काफ़ी स्पष्ट रूप से हमारे सामने आई है। सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में जो यूनाइटेड नेशंस की जो सोशल का इकोनॉमिक काउंसिल है और यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है इत्यादि जो संगठन हैं, इनकी संख्या 100 से भी ज़्यादा है। ये संधियों तथा समझौतों के माध्यम से अस्तित्व में आए हैं तथा कई मामलों में ये राज्यों से भी अधिक ताकतवर हैं। कार्य और क्षेत्र के आधार पर देखा जाए तो IGOs जो हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा एनवायरमेंटल पर पर्यावरणीय वर्गों में भी बांटा जा सकता है, जिसका मुख्य कार्य उस क्षेत्र के लिए नियम बनाना है, उनकी कार्य की रूपरेखा क्या होगी, नीतियां बनाना है तथा सूचनाओं को एकत्र करना है। उदाहरण के लिए मैं फिर आपको उदाहरण दूं कि इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जैसे जो प्रयास हो रहे हैं, वो सांगठनिक प्रयास इसी इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के उदाहरण हैं। और इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, जो परमाणु शस्त्रों के प्रसार के प्रतिषेध का प्रेक्षण करती है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र राज्यों में कई तरह की क्रियाएं करता है जो राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। वो सूचनाएं इन्हीं गैर राज्यीय संगठनों के माध्यम से होती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र का जैसे जैसे विस्तार होता गया, वैसे वैसे ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का प्रभाव भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का प्रभाव दरअसल राज्यों के सामर्थ्य के अनुरूप होता है, अर्थात उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति क्या है, टेलीकम्युनिकेशन की स्थिति क्या है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट वो कितना कर सकते हैं। जैसे पोस्टल सर्विसेज के क्षेत्र में हम देखें तो भी नॉन स्टेट एक्टर्स काफ़ी प्रभावी भूमिका अदा कर रहे हैं। और दरअसल पोस्टल के कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में तो नॉन स्टेट एक्टर्स का अस्तित्व बहुत पुराना है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, जब सिर्फ राज्यों के मध्य नेविगेशन के माध्यम से व्यापार होता था तो सवाल हुआ कि नदियों में आवागमन को कैसे नियंत्रित निर्देशित किया जाए। तो इसके लिए उदाहरण के तौर पर डैन्यूब रिवर कमीशन बना था, और जो बहुत पहले 19वीं शताब्दी में बनाया गया इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन बना। ये सारे 20वीं शताब्दी से पहले के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। कहने का अर्थ ये है कि यद्यपि नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका को और उसकी महत्ता को हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वीकार किया, और यूँ कहें कि आज वर्तमान में शीत युद्धोत्तर काल में इसकी भूमिका और बढ़ गई है। लेकिन जैसे जनता की ओर उन्मुख होने लगे, उसमें ये किसी न किसी प्रकार ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं अपनी भूमिका अदा करते रहे हैं। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एक दूसरे तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो बड़े फर्म हैं जिनका कंट्रोल कहीं से होता है, प्लांट कहीं बिठाते हैं, ऑफिसेज कहीं से होते हैं, सर्विसेज दूसरी दुनिया में देते हैं। और आज हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, जिसमें आप ये देखें कि जैसे हितैची है या सैमसंग है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जो दुनिया के विभिन्न देशों में काम कर रहे हैं, यह भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को
खासकर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान करते हैं। एक बिजनेस की दृष्टिकोण से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन संगठनों की बहुत बड़ी भूमिका है। अमेरिका, यूरोप, जापान में इन मल्टीनेशनल्स कॉरपोरेशंस की बहुत बड़ी भूमिका देखी जाती है। ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी देखा जा रहा है, बैंकिंग के क्षेत्र में देखा जाए, टूरिज्म के क्षेत्र में देखा जाए, तो इन सारे क्षेत्रों में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती रही है। जहाँ तक इनके उद्देश्य का सवाल है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, यद्यपि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, अर्थात ये अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं। उदाहरण के जो जनरल मोटर्स है या हिटैची है या रॉयल डच सेल है, ऐसे मल्टीनेशनल्स जिनकी सेल लगभग $5.5 ट्रिलियन के लगभग है, ये स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत करते हैं कि इन मल्टीनेशनल्स कॉरपोरेशंस का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है। लेकिन अगर उदारवादी दृष्टिकोण से देखा जाए, चूँकि वर्तमान समय में हम उदारवाद के युग में रह रहे हैं, नव उदारवाद की व्याख्या हम कर रहे हैं, तो इसलिए उदारवादी और नव उदारवादी जो मल्टीनेशनल्स कॉरपोरेशन हैं, उनको हम ये कहते हैं कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का काम करते हैं। लेकिन उदारवादी विचारकों का और खासकर नव उदारवादी विचारकों का यह मानना है कि ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं, दे आर द वेनगार्ड्स ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लिबरल इकोनॉमिस्ट का यह तर्क है कि इनमें वैश्विक दक्षता एवं धन का बृहद उत्पादन करने की अपार क्षमता है, जिसमें जो क्षमता राज्यों में आज नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर राज्यों को आर्थिक क्षेत्र में काम करना पड़ता है, उसके लिए राज्य अकेले सक्षम समर्थ नहीं है, बल्कि उन्हें इन नॉन स्टेट एक्टर्स का भी सहयोग लेना पड़ता है। और बार्नेट और कैवेनॉ जैसे उदारवादी अर्थशास्त्री हैं, उनका तो यहाँ तक मानना है कि जिस प्रकार मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का विस्तार हुआ है, तो बेहतर ये होगा कि राज्य के स्थान पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की ही स्थापना कर देनी चाहिए। हालांकि अतिरंजना है। दूसरी ओर मार्क्सवादी दृष्टिकोण के जो पोषक हैं, उन्हें इसे शोषण के यंत्र के रूप में देखते हैं, साम्राज्यवाद के विस्तार के साधन के रूप में देखते हैं। और इसीलिए जो नव उपनिवेशवाद की संकल्पना आई, इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के ऑपरेशन के कारण ही आई। खासकर अगर पश्चिमी विकसित उदारवादी व्यवस्थाओं वाले देशों में देखा जाए, तो इस प्रकार के मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का डेवलपमेंट में और व्यापार संवर्धन में काफ़ी बड़ा योगदान है। लेकिन अगर हम अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों में इन मल्टीनेशनल्स कॉरपोरेशंस की भूमिका का विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बहुत हद तक जो लाभ है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को प्राप्त होता है, और लगातार एक औपनिवेशिक शोषण जैसे पहले होता था उपनिवेशवाद काल में, एक नए उपनिवेशवादी कलेवर में ये मल्टीनेशनल्स काम करते हैं, यह भी तर्क दिया जाता है। यदि दोनों ही दृष्टिकोणों को देखा जाए, यदि मल्टीनेशनल्स कॉरपोरेशन की क्रियाओं का विश्लेषण किया जाए, तो निसंदेह यह समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं और अवसर भी उत्पन्न करते हैं। अविकसित और अल्प विकसित देशों में, जैसा मैंने कहा कि कई बार यह आरोप लगाया जाता है कि ये आर्थिक विकास के क्षेत्र में काम तो करते हैं, लेकिन हमारे आर्थिक संसाधनों का जिस तरह से दोहन करते हैं वह वांछनीय नहीं है, वो डिज़ायरेबल नहीं है। और ये मल्टीनेशनल्स कॉरपोरेशंस कभी कभी इतने प्रभावी हो जाते हैं कि इन राज्यों की संप्रभुता पर भी प्रहार करते हैं। इसलिए उसके अतिरिक्त ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिस देश में इनका उद्गम होता है, जहाँ इनका मूल है, उस देश के लिए ये वैश्विक
आर्थिक विकास, उनकी विचारधारा के प्रवाह के साधन के रूप में भी काम करते हैं, उनके डिप्लोमेटिक टूल के रूप में भी काम करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि गैर राज्यीय जो कारकों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस प्रकार बढ़ रही है, वह एक निर्विवाद रूप से एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ये है कि ये नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, अगर आर्थिक पक्ष है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का, तो दूसरा राजनीतिक क्षेत्र में भी इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या जो एनजीओज हैं वो काफ़ी सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जो राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम हो हैं, जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स हैं, उनकी भी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी रही है, और विशेषकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देशों में इनकी प्रभावी भूमिका का ये निर्माण कर रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में, जैसे पैलेस्टाइन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने पहले लिया था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का नाम हमने लिया, नेशनल मंडेला ने जिसकी साउथ अफ्रीका में स्थापना की थी, साउथ वेस्ट अफ्रीका में जो स्वापो है, जो साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन संगठनों के माध्यम से ही नामीबिया में सत्ता स्थापित हुई। तो ये कहने का अर्थ यह है कि चाहे वो अफ्रीकी एशियाई देशों के मुक्त स्वतंत्रता संग्राम हो, उनके आज़ादी के प्राप्ति करने का मूवमेंट हो, अथवा रंगभेद की नीति समाप्त करने की बात हो, जैसे अपार्थाइड के विरुद्ध में, उसमें भी इंटरनेशनल एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका हम देख रहे हैं। दूसरी, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो खासकर अफ्रीका में जो औपनिवेशीकरण के समापन में भी उनकी भूमिका हम देख रहते हैं। जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट की हम बात करें, उसे भी हम एक नॉन स्टेट एक्टर्स के रूप में देख सकते हैं। जो स्टेटलेस नेशंस हैं, नेशंस विदाउट स्टेट, और नेशन और इथनिक ग्रुप्स हैं विदाउट स्टेट, वो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, महत्वपूर्ण कारक हैं, और इनकी संख्या लगभग 3000 से 5000 तक ऐसे जातीय समूह भी सक्रिय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जैसे तिब्बत चीन में तिब्बतियन के फैक्टर्स को ले लें, और स्पेन में बास्क के फैक्टर्स को ले लें, कनाडा में क्यूबेक के फैक्टर को ले लें, श्रीलंका में हिंदू तमिल्स के फैक्टर्स को ले लें, और मिडिल ईस्ट में कुर्द्स के समस्याओं को, कुर्द समूहों को ले लें, तो यह भी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं। दूसरी ओर रिलीजियस और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ये मानवीय सहयोग के क्षेत्र में काम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देखने का काम करते हैं कि मानव अधिकारों का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा, उनके और नागरिकों की रक्षा वहाँ उनके मानवीय अधिकारों की कैसे हो, इसके लिए वो निरंतर प्रयासरत करते हैं। इसके अतिरिक्त एनजीओज जो नॉन स्टेट एक्टर्स में टेररिस्ट ग्रुप्स भी हैं। ऐसा नहीं कि सभी कुछ सकारात्मक दिशा में ही नॉन स्टेट एक्टर्स काम कर रहे हैं, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी भूमिका काफ़ी नकारात्मक रही है, जो प्रश्नों के घेरे में रहे हैं, और उसमें सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो टेररिस्ट ग्रुप्स का आता है, ड्रग ट्रैफिकर्स का आता है, नार्को टेररिस्ट्स का आता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को प्रोन्नत करने में लश्कर तौयबा जैसे संगठन हैं। उसी तरह बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अफ्रीकी देशों में वो अवैध रूप से दवाओं के जो नशीली दवाएं हैं
उन नशीली दवाओं के कारोबार में लगे हुए हैं। उसी तरह इनका दरअसल ये बहुत प्रकार की भूमिकाओं में नॉन स्टेट एक्टर्स को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न धरातलों पर देख सकते हैं। दरअसल ये अगर ये कहा जाए कि शीत युद्धोत्तर काल की राजनीति में, खासकर भूमंडलीकरण के युग में, जिस तरह स्टेट को यह माना गया कि स्टेट इज रोलिंग बैक, वैसी स्थिति में इन नॉन स्टेट एक्टर्स का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये नॉन स्टेट एक्टर्स के कार्य प्रणाली वो का जो तरीका, जो कार्य प्रणाली है, जो इनका तौर तरीका है, वह किसी भी देश की जो नौकरशाही है, जो उनका जो पॉलिटिकल क्लाउट है, जो राजनीतिक नेतृत्व है, उन सब से व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर अपने हितों को साधने की चेष्टा करते हैं। इस तरह ये कहा जा सकता है कि आज भूमंडलीकरण के युग में एक बहुत हद तक ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के में विदेश नीतियों के निर्धारण में भी इनकी भूमिका देखी जाती है। बहुत हद तक वैसी नीतियों को के निर्माण के लिए ये राज्यों को प्रेरित करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं। ऐसा माना जा सकता है, सार संक्षेप में कहें, कि वो चाहे न्यो रियलिस्ट हों, चाहे न्यो लिबरल हों, या रियलिस्ट हों, या स्ट्रक्चरलिस्ट हों, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हों, किसी भी दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किसी भी उपागम के समर्थक हों, वो सार संक्षेप में यहाँ तक कि रियलिस्ट जो ये मानते हैं कि केवल स्टेट ही केंद्रीय भूमिका होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वैसे रियलिस्ट भी अब आगे चलकर जो न्यो रियलिस्ट स्कूल है वो स्वीकार करने के लिए विवश और बाध्य हुआ है कि नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राज्यों के साथ साथ जो गैर राज्यीय संगठन हैं, जो गैर राज्यीय संस्कारक हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नए कलेवर में ढाल रहे हैं, एक नया रूप प्रदान कर रहे हैं। और चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, आर्थिक विकास का क्षेत्र हो, संचार का क्षेत्र हो, पीस के फील्ड में, शांति बहाली के क्षेत्र में हो, अथवा सांस्कृतिक प्रचार प्रसार के क्षेत्र में हो। जैसे भारत के संदर्भ में उदाहरण लें कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, नॉन स्टेट एक्टर्स है, लेकिन वो सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्र में जितना महत्वपूर्ण योगदान उस संगठन का है, उसके अतिरिक्त और बहुत सारे ऐसे ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। खासकर कोविड-19 के संदर्भ में आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे संगठन हमारे सामने आए हैं जिन्होंने मानवीय संवेदनाओं को समझा और उसके तहत उन्होंने वैसे लोगों का जो नीड में थे, जिनकी ज़रूरत थी, चाहे वो भोजन की आवश्यकता हो, वस्त्र की आवश्यकता हो, दवाइयों की आवश्यकता हो, उनको प्रवास प्रदान करने की आवश्यकता हो, इन सारे क्षेत्रों में राज्यों के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स का जिस तरह भूमिका देखी गई है, उसके आधार पर निर्विवादता कहा जा सकता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वह निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। धन्यवाद।